हे माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और कल की आपकी कंप्लेन थी कि एपिसोड शॉर्ट रह गया। आई नो कल का एपिसोड थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने ये एपिसोड थोड़ा सा बड़ा रखा है। सो आई होप आप इंजॉय करें। तो देखते हैं ते लेके एपिसोड 86 में आगे क्या हुआ। कहानी अब तक। रणविजय वेदांत रुद्र ने अनिरुद्ध को सबक सिखाने का सोच लिया था। अनिरुद्ध जो बार में ड्रिंक करता हुआ इंजॉय कर रहा था, थोड़ी देर में पूरा बार खाली हो गया। तो अनिरुद्ध को थोड़ा अजीब लगा। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? तभी रणविजय उसके करीब आके खड़ा हो गया और फिर उसे घूरने लगा। अनिरुद्ध समझ गया कि कहीं ने उसे सारी बातें बता दी हैं कि कैसे उसने उसे परेशान किया था। तो उसने उसे अकेले लड़ने के लिए कहा। थोड़ी देर तो रणविजय उससे पिटता रहा, लेकिन उसके बाद में अनिरुद्ध की बातें याद आते ही उसने उसे बुरी तरीके से धो डाला और कही के पास आकर चुपचाप सो गया। कही जैसे ही सुबह उठकर रणविजय को अपने करीब देखती है तो बस समझ जाती है कि रणविजय रात लेट आया था। वो उठने की कोशिश करती है तो रणविजय उससे उठने नहीं देता। तो कही कहती है, आज हवन है, मुझे नीचे जल्दी जाना होगा। तो रणविजय ने उससे कहा, आज हवन लेट होगा। तो कही ने हैरानी से उसे देखा, क्यों? तो रणविजय ने उससे बताया कि आज यहाँ का चश्मो चिराग बुरी तरीके से घायल हो चुका है और हॉस्पिटल में है। किसी लोगों ने उसे बहुत मारा है। यह सुनकर कही तो मुंह खोले उसे देख रही थी और बोली, बेचारे को इतना किसने मारा? एक आध थप्पड़ी मार देते, वैसे तो उसके पिटने वाले काम है, लेकिन इतना नहीं मारना चाहिए था। रणविजय तो अपनी भोली भाली बीबी को देख रहा था और बोला, उसे मैं नहीं मारा है। ये सुनकर कही उसे देखने लगी और उसके करीब से उठकर वहां से वॉशरूम में चली गई। उसे पता था अगर वो नहीं उठी तो रणविजय उसे नहीं छोड़ने वाला। थोड़ी देर में हवन की सही तैयारियां हो चुकी थी और पूजा के बाद में सभी लोगों ने पार्टी में जाने का प्लान बनाया, जो कि रात को पार्टी होने वाली थी। इधर सभी बड़े अनिरुद्ध को हॉस्पिटल देखने के लिए यहाँ से निकल चुके थे और रणविजय कही को अपने साथ खींचता हुआ अपने रूम की तरफ ले आया। कही ने उसे छूटने की कोशिश करते हुए कहा, सब लोग क्या सोच रहे होंगे, आप इस तरीके से मुझे क्यों लेकर आए? तो रणविजय ने कहा, यही सोचेंगे कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें दीवानगी की हद तक प्यार करता है। सो डोंट थिंक मच एंड गो टू बेड। अब आगे। कही मुंह खोले उसे देखे जा रही थी। रणविजय को उसकी शक्ल देखकर बड़ी हंसी आ रही थी। फिर भी उसने अपने चेहरे को एक्सप्रेशन लेस बनाते हुए कहा, ऐसे क्या देख रही हो? वो करो जो मैं कह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद तुम्हें बेड तक पहुंचा देता हूँ। कहकर रणविजय ने उसे झटके से अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर पटक दिया। कही मुंह बनाते बोली, रणविजय क्या कर रहे हैं? देखिए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। सब लोग नीचे क्या सोच रहे होंगे? आप कम से कम वक्त तो देखा कीजिए। कही पीछे खिसकते हुए बोली। वही रणविजय ने एक शरारती स्माइल के साथ उसे देखते हुए कहा, तुम जानती हो ना स्वीट हार्ट कि मैं इन सब बातों की परवाह नहीं करता। मुझे जिस वक्त जो करना होता है मैं करता हूँ, बगैर ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे और किस वक्त क्या हो रहा है। कहने के साथ ही रणविजय अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगा। कही मुंह फुलाए रणविजय से बोली, पर मुझे परवाह है कि लोग क्या सोचते हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ यहाँ से। कहकर कही जैसे ही नीचे उतरने लगी, रणविजय ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। कही सीधा रणविजय के सीने से जा लगी। तुम सिर्फ मेरी परवाह करो जान, और किसी की नहीं। एंड नाउ आई वॉन्ट यू। कहकर वो कही को अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट गया। कही ने अपना सिर घुमाकर रणविजय की तरफ देखा तो रणविजय अपनी आंखें बंद किए हुए उसकी कमर अपनी मजबूत बाहों में थामे लेटा हुआ था। इन्हें तो सच में सोना था, पर मुझे क्यों लेकर आए? कही ने मन ही मन सोचते हुए कहा। वो अभी अपने ख्यालों में ही थी कि रणविजय की आवाज उसके कानों में आई। तो तुम क्या सोच रही थी जान? मैं तुम्हारे साथ कुछ? यार, तुम हमेशा ही यही बातें सोचती रहती हो क्या? रणविजय की बात सुनकर कही का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने रणविजय को घूरते हुए कहा, अगर आपको सोना ही था तो आकर खुद सो सकते थे ना, मुझे साथ में लेकर क्यों आए? अब मुझे छोड़िए, मुझे नीचे जाने दीजिए। रणविजय ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, अब तुम अपना मुंह बंद करो और मुझे सोने दो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें बाहों में भरकर सोने से मुझे बहुत सुकून मिलता है और नींद भी अच्छी आती है। और अगर तुम्हारी जरा सी भी आवाज आई तो तुम्हारा मुंह बंद करना मुझे अच्छे से जानता हूँ। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? फिर रणविजय अपना सिर कही के सीने पर रखकर अपनी आंखें बंद करके लेट गया। रणविजय की पकड़ कही पर इतनी मजबूत थी कि कही हिल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वो ऐसी लेटे लेटे सीलिंग की तरफ देख रही थी। जब कुछ देर बाद कही को अपने सीने पर रणविजय की गहरी सांसें महसूस हुई तो अपने आप ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो अपनी मुलायम उंगलियों से
रणविजय के बालों को सहलाने लगी। कुछ देर में कही की भी आंख लग गई। शाम के 4 बजे कही की नींद खुली। उसने अपने आसपास देखा तो पाया कि वो बेड पर अकेली है, बल्कि पूरे रूम में ही वो अकेली थी। कही बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। जब वो नीचे हॉल में आई तो देखा परिवार के सभी लोग नीचे हॉल में ही मौजूद थे। साथ ही रेयांश के साथ एक खूबसूरत लड़की भी वहां मौजूद थी, जिसकी गोद में माहिर और हीर बैठे हुए थे और दोनों ही उस लड़की से बातें कर रहे थे और वो लड़की खुश होते हुए उनकी बातें सुन रही थी। कही उस लड़की को अच्छे से पहचानती थी, इसलिए उसे देख कही के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो काव्या थी, रणविजय की सगी बहन। काव्य की नजर जैसे ही कही पर पड़ी तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने माहिर और हीर को उतारकर सोफे पर बैठाया और दौड़कर कही के गले लग गई। कही, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर, कैसी हो? काव्य ने उसे गले लगाते हुए कहा। मैं ठीक हूँ दी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। फिर कुछ सोचकर, दी जीजू नहीं आए? कही ने पूछा। नहीं, उन्हें जरूरी काम था तो वो नहीं आए, काव्य ने कहा। रेयांश उस वक्त सभी के साथ नहीं आ पाया था क्योंकि वो काव्या को साथ लेकर आने वाला था। काव्या रेयांश की भाभी थी, यानी उसके बड़े भाई की पत्नी। दोनों की लव मैरिज हुई थी और उसकी एक 6 महीने की छोटी सी बेबी भी थी। तभी कही ने पूछा, दी आपकी बेबी कहाँ है, मुझे उसे देखना है। कही ने कहा, वो रणविजय भाई उसे बाहर गार्डन में लेकर गए हैं। ठीक है, मैं उससे मिलकर आती हूँ, कही ने कहा और वो बाहर की तरफ चल दी। रूही ने रेयांश को अपने साथ आने का इशारा किया तो वो टेरेस की तरफ चल दी। रणविजय गार्डन में एक छोटी सी बच्ची को उठाए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था, पर वो बच्ची चुप ही नहीं हो रही थी। आखिरकार हार कर रणविजय उसे लेकर अंदर आने लगा तो सामने उसे कही उसकी तरफ ही आते हुए दिखी, तो वो वहीं पर रुक गया। जब कही रणविजय के पास आई तो वो कही की गोद में बच्ची को पकड़ाते हुए बोला, यार ये बेबी चुप क्यों नहीं हो रही है, कब से चुप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इसे। कही ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में लिया और उसे अपने कंधे पर लेकर उसकी पीठ धीरे धीरे सहलाते हुए उससे चुप करवाने लगी। कुछ ही देर में बच्ची चुप हो गई तो रणविजय हैरानी से उसे देखते हुए बोला, मेरी हालत खराब हो गई, पर ये चुप ही नहीं हुई और तुमने 2 मिनट में इसे चुप करा दिया। कही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक साथ 2 बच्चों को संभाला रणविजय, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। कही उस बच्ची को गोद में लेकर वहीं बेंच पर बैठ गई। कही की बात सुनकर रणविजय किसी गहरी सोच में खो गया और कही को एकटक देखने लगा। वो मनी मन बोला, मैं कुछ देर भी इस बच्ची को संभाल नहीं पाया। कही ने कैसे छोटे बच्चों को अकेले संभाला होगा, जबकि वो खुद इस वक्त काफी कम एज की थी। कितनी परेशानी देखी होगी मेरी जान ने उस वक्त। कही ने जब देखा रणविजय उसे एकटक देखे जा रहा है तो उसने कहा, रणविजय क्या हुआ, आप ऐसे मुझे क्यों देख रहे हैं? कही की आवाज सुनकर रणविजय अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि बेबी कही की गोद में सो गई है और सोते हुए बहुत क्यूट लग रही थी। रणविजय भी कही के पास बैठ गया और सोती हुई बेबी के छोटे छोटे फूले हुए गालों को अपनी उंगलियों से टच करते हुए बोला, छोटे बच्चे सोते हुए कितने क्यूट लगते हैं ना। कही ने बेबी को प्यार से देखते हुए कहा, दुनिया जहाँ की मासूमियत जो समाई होती है इनके छोटे से फेस पर, इसलिए तो मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। रणविजय ने कही को देखते हुए शरारती लहजे में कहा, हाँ तो ठीक है, हम एक बेबी और कर लेते हैं। कही ने रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, हाँ जैसे बहुत आसान होता है ना बेबी करना, पता है ना कितना पेन होता है, सब कुछ तो मुझे ही झेलना होगा ना। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, देखना सब कुछ आसानी से हो जाएगा, रणविजय ने कहा। तो कही हैरानी से उसे देखते हुए बोली, रणविजय सोचना भी मत, अगर आप ऐसे ही बोलते रहे तो मैं आपको खुद को छूने भी नहीं दूंगी। रणविजय ने हंसते हुए कही को साइड हक किया और कहा, तुम यार मेरे मजाक को भी सीरियसली ले लेती हो ना, तो आप ऐसे मजाक करते ही क्यों हैं? कही ने मुंह फुलाते हुए कहा। फिर कही ने बेंच से खड़े होते हुए कहा, मैं इसे अंदर लेकर सुला देती हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ अंदर आ रहा हूँ, रणविजय भी खड़े होते हुए बोला। टेरेस पर रेयांश रेलिंग से टिककर खड़े हुए अपना फोन चला रहा था। वही रूही इधर से उधर टहलते हुए कुछ बोले जा रही थी। जब रूही ने देखा रेयांश उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसने उसकी तरफ देखा। रेयांश को फोन में खोया हुआ देख रूही कमर पर हाथ रखे उसकी तरफ आई और उसे घूरते बोली, मैं यहाँ हमारी जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रही हूँ और तुम हो कि अपने फोन में घुसे हुए हो। रेयांश ने एक नजर रूही को देखा फिर वापस अपने फोन में देखने लगा। अब रूही को रेयांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से रेयांश को चिल्लाते हुए बोली, रेयांश तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो या नहीं? यहाँ हमारे घर वाले हमारी शादी करवा देंगे और तुम यूं ही फोन में घुसे रहना। रेयांश ने गहरी सांस लेकर अपना फोन अपनी पॉकेट में रखा
और रूही के करीब आते बोला, करवा देते हैं तो करवा दें, फिर मैं सारी जिंदगी तुम्हें परेशान कर सकता हूँ। रूही ने उसे गुस्से से घूरा और कहा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम भी तो नहीं चाहते ना कि ये शादी हो? फिर अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये गलत बात है रेयांश। जब तुम नहीं चाहते ये शादी हो और ना ही मैं चाहती हूँ ये शादी हो, तो फिर हमें कोशिश तो करनी होगी ना। लेकिन रेयांश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब तुम बार बार अपनी बात से नहीं पलट सकते। रेयांश कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि ये अच्छा मौका है तुमसे बदला लेने का। बदला? मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? रूही हैरानी से बोली, बचपन से लेकर आज तक तुमने जितना मुझे परेशान किया है उसका बदला। तो मुझे इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहिए ना? रेयांश ने हंसते हुए कहा। मतलब तुम मना नहीं करोगे और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए मुझसे शादी कर लोगे? इस बार रूही थोड़ा रुआंसी होकर बोली। रेयांश को तो रूही की शक्ल देखकर बड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि रूही का चेहरा ऐसा हो गया था कि अभी दहाड़े मार मार कर रो देगी। रूही नम आंखों से रेयांश को देखे जा रही थी। क्या मैं इतनी बुरी हूं कि सभी मुझे परेशान करने के लिए लगे हुए हैं? मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा रहे हैं और मुझे घर से निकाल रहे हैं, और तुम मुझसे इतना परेशान हो गए कि शादी करके मुझसे बदला लेने वाले हो? कहकर रूही सुबक सुबक कर रोने लगी। रेयांश को महसूस हुआ कि उसने बेवजह ही रूही को रुला दिया, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने रूही को अपने सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए उसे चुप करवाने लगा। प्लीज रो मत रूही, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे ऐसे मजाक करता रहता हूँ, तो तुमने इस बात को सीरियसली कैसे ले लिया? रेयांश उसे चुप करवाते हुए बोला। रूही रेयांश के सीने से लगे हुए सिसकते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता रेयांश, आज मैं कितना परेशान हूँ। मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं सबसे कह रही हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी सभी मेरी शादी करवाने पर तुले हुए हैं। एक तुम ही तो थे जो ये शादी नहीं करना चाहते थे और मेरी बात से एग्री थे। अब तुम भी ऐसी बातें करोगे तो मुझे रोना तो आएगा ना। रेयांश ने उसे कसकर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अरे मेरी शैतान बदरिया, अगर तुम नहीं चाहती कि ये शादी हो तो नहीं होगी, ओके? रूही रेयान से थोड़ी दूर हुई और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, थैंक्स रेयान। तभी उसे कुछ याद आया। उसने रेयांश को घूरते हुए पूछा, रेयांश तुमने अभी मुझे क्या कहा? तो रेयांश ने अनजान बनते हुए कहा, यही कि मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं होगी। इस बार रूही ने थोड़े गुस्से से पूछा, उससे पहले तुमने मुझे क्या कहकर पुकारा? रूही ने अपने एक एक वर्ड पर जोर देते हुए पूछा। तो रेयांश उससे थोड़ा दूर जाते हुए बोला, मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने मैंने कहा था कि मेरी शैतान बनरिया, और कहकर वहां से भागने लगा। रूही उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ी। रेयांश के बच्चे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे बंदरिया कहने की? रेयांश भागते हुए बोला, पहले मुझे पकड़ कर तो दिखाओ मेरी शैतान बंदरिया। अब रेयांश आगे आगे और रूही उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। रूही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ी रही थी कि अचानक उसका पैर लड़खड़ा गया। इससे पहले कि वो नीचे गिरती, रेयांश उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रेयांश भी खुद को संभाल नहीं पाया और उसके साथ साथ ही नीचे गिर गया। अब रूही नीचे थी और रेयांश उसके ऊपर। रेयांश ने अपना एक हाथ रूही के सिर के नीचे रखा हुआ था ताकि रूही को चोट न लगे। वही रूही के दोनों हाथ रेयांश के मजबूत सीने पर टिके हुए थे। दोनों ही जैसे एक दूसरे की आंखों में खोसे गए थे। दोनों के दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। आज से पहले उन्हें कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। वो दोनों बचपन से साथ रह रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने एक दूसरे के नजदीक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था, ना ही कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया था। आज रूही रेयांश को अलग ही नजरिए से देख रही थी। उसने आज पहली बार गौर किया था कि रेयांश वाकई में बहुत हैंडसम है। उसका चार्मिंग फेस बहुत ही अट्रैक्टिव था। वहीं आज रेयांश का रूही को देखने का नजरिया भी और दिनों से अलग था। रूही की बड़ी बड़ी काली आंखें, जिसमें एक अलग ही चमक थी, उसी पर सजी घनी पलकें, उसके गुलाबी गाल जो शायद शर्म से और ज्यादा गुलाबी हो गए थे, उसके चेहरे पर छोटी सी नाक जिस पर रूही हमेशा रेयांश के लिए गुस्सा लेकर घूमती रहती थी, रूही के गुलाबी सॉफ्ट होठ, जिसे देखकर रेयांश को एक अलग सी प्यास का एहसास होने लगा। वो उसके होठों को अपने होठों से छूना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। वो धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगा। वो उसके होठों के बहुत नजदीक आ चुका था। उसके और रूही के होठ के बीच बस 1 इंच का फासला रह गया था, जिससे रूही का दिल और जोर से धड़कने लगा। जैसे रूही को रेयांश की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होने लगी, उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, रेयांश प्लीज स्टॉप, डोंट डू दिस। रूही की आवाज आते ही रेयांश एकदम से रुक गया। उसका दिल इस वक्त बिल्कुल बेकाबू हो रहा था। लेकिन
किसी तरह से उसने खुद को कंट्रोल किया। तब उसे होश आया कि अभी वो क्या कर रहा था। वो एकदम से रूही के ऊपर से हट गया और उसके बगल में फर्श पर लेट गया। उसका हाथ अपने ही सीने पर रखा हुआ था। उसने महसूस किया कि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। उसकी सांसें भी तेज चल रही थी। इससे पहले आज तक उसने ऐसा किसी लड़की के लिए महसूस नहीं किया था। वही रूही की हालत भी ठीक नहीं थी। वो अभी भी अपना मुंह दूसरी तरफ किए हुए आंखें बंद कर अपनी सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। रूही को पता नहीं क्यों रेयांश को फेस करने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और नीचे भाग गई। उसने रेयांश की तरफ देखा भी नहीं। रेयांश भी अब उठकर खड़ा हो गया और अपना हाथ अपनी कमर पर और दूसरा हाथ अपने बालों में फेरते हुए कहा, ये कैसी फीलिंग है? होकर गया था तुझे? पता नहीं रूही मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। फिर कुछ सोचकर, एक मिनट, पर मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आज तक तो मैंने कभी रूही के बारे में नहीं सोचा कि वो क्या सोचेगी और क्या नहीं। फिर एक गहरी सांस लेते हुए, पर फिर भी मुझे रूही से बात करनी होगी सोचकर वो नीचे की तरफ चला गया। वही रूही भागते हुए अपने रूम में आई और डोर बंद करके उसे टेक लगाकर खड़ी हो गई। होकर गया था मुझे? क्या सच में मुझे वो किस करने वाला था और मुझे क्या हो गया था जो उसकी आंखों में खोसी गई थी मैं? ये कैसा एहसास है? आज से पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। रेयांश और मैं एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और ज्यादातर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। फिर आज ये एहसास कैसे? सोचते हुए रूही अपने बेड पर आई और पीठ के बल लेटकर सीलिंग को देखते हुए बोली, किसी से इस बारे में बात करूंगा? नहीं नहीं, इस बात को यहीं छोड़ देना चाहिए। मुझे रेयान से दूर रहना होगा ताकि उसके मन में कोई ऐसी वैसी बात ना आए। लो जी, दोनों के दिल में आखिर एक दूसरे के फीलिंग एहसास जाग ही गए। अब ये एहसास किस हद तक जाता है और इसे ये समझ भी पाते हैं या नहीं, ये तो आगे आपको स्टोरी में पता ही चलेगा। मिलते हैं आगे के नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। सो गाइस, कैसी लग रही है आपको हमारी स्टोरी? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते हैं आगे पार्टी में क्या होने वाला है और वेदांत और प्रिया की शादी में क्या होगा। जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द साइलेंट इंक पर, मेरे कहीं के साथ तेरे लिए पर।